हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है विकास और मैं लाया हूं आपके लिए आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इट मींस इस बार हम इस वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको छोटी से छोटी कोई भी ऐसी नॉलेज छूट ना जाए, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में, ताकि ऐसा ना हो कभी कि पेपर में आए और आप छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, ये देखो, जब भी किसी नाम के पीछे TION लग जाता है तो वह एक प्रोसेस होती है, ठीक है। कैसे, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है नए नए इंडिविजुअल जो कि सिमिलर होते हैं उन्हीं की तरह, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उन्हीं की तरह, ताकि जो आगे हमारी पीढ़ियां हैं वो चलती रहे। ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी, अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, कोई भी रहे, वो जीवन बना रहे, मतलब अर्थ के ऊपर जीवन बना रहे एक तरीके से, ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म करता है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं कि न्यूक्लियस की बात हम करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर DNA पाया जाता है। अब DNA क्या चीज है? DNA एक, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखा जाए तो DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस में सेल्स में प्रेजेंट होता है और पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेरिडिटी होती है, ठीक है। हेरिडिटी एक तरीके से हेरिडिटी मटेरियल भी हम बोल सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चे में पहुंचाता है। इट मींस जो क्वालिटीज उसकी रहेगी पेरेंट्स की, उसको बच्चे तक पहुंचाएगा, ठीक है। और DNA की वजह से ही वेरिएशंस आता है, जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर DNA नहीं रहेगा तो फिर आप जानते हो ना, अगर किसी को पता लगाना होता है कि वो उसका बच्चा है या नहीं, या फिर उसका सन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, DNA मैच करते हैं। अगर DNA मैच हो गया तो उसका फादर या फिर वो उसका बच्चा या फिर उसके घर का हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशन की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि वेरिएशन अगर नहीं होगा तो कोई भी आगे आने वाली पीढ़ी और ज्यादा विकसित नहीं होगी, इसीलिए हर चीज में वेरिएशन होना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने बताया सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरीके का होता है, सभी लोग जानते हैं, क्या, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे एक एक करके। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वह प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल सेल होता है, मदर फादर की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो मदर हो चाहे फादर, कोई भी हो, वो रिप्रोड्यूस करता है, एक ही सिंगल फादर होता है, ठीक है। तो उसमें मदर फादर की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या, अगर मदर फादर नहीं रहेंगे तो गैमेट्स भी नहीं बनेगा, तो गैमेट्स भी नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट इसका, जो नए नए ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना, जो इंडिविजुअल्स रहेंगे ना, जो रिप्रोडक्शन से बने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सेम टू सेम अपने फादर या मदर से सेम रहेंगे, मींस इट मींस सेम टू सेम एज इट इज दिखेंगे, इसीलिए हम क्लोन्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्या बोला जा सकता है? क्लोन्स भी बोला जाता है। क्यों? अगर सिंगल सेल है, मान लीजिए सिंगल सेल से दूसरा सिंगल सेल बना, वो तो सेम ही सेम रहेगा, इसी वजह से हम इसे क्लोन भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, बहुत रैपिड तरीके से, मतलब बहुत स्पीडली रिप्रोड्यूस करते जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। अब मैंने दो वर्ड यूज करा, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, तो इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल के पाए जाते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेल्स पाए जाते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर में रखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला लाइन क्या बोला था मैंने, कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, गैमेट्स नहीं होते, ठीक है, नहीं बनते। और क्या बताया मैंने, कि वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, इतने आइडेंटिकल की क्लोन की तरह लगते हैं, ठीक है। और ये बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब बहुत तेजी से बढ़ते चलते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि कौन ज्यादा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर एनिमल्स, वो लोग ज्यादा अडॉप्ट करते हैं किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये छोटा छोटा मैं बता देता हूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम डीपली देखने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें दो पेरेंट्स रहेंगे, एक हमारा मदर रहेगा और एक फादर, दो पेरेंट्स मिलकर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, ठीक है, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनाते हैं, जिसमें कि मदर
फीमेल रहेगी और फादर मेल रहेगा, ये तो सभी जानते हैं। अब दो पेरेंट्स हैं तो गैमिट्स भी बनेगा, तो क्या बोल सकते हैं हम कि गैमिट्स आर फॉर्म्ड, मतलब गैमिट्स भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अब जो नए नए ऑर्गेनिज्म बने वो जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, मतलब जीन तो उनके सेम सेम रहेंगे बट आइडेंटिकली नहीं रहेंगे, मतलब फेस एक दूसरे का मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब आप भी देख लो, क्या आपका और आपके भाई का फेस या आपकी बहन का फेस क्या मैच करता है? नहीं करता, लेकिन जेनेटिकली मैच करता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो पूरा आइडेंटिकल भी होता है, जेनेटिकली भी होते हैं और उसमें हम क्लोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, अलग अलग वेरिएशन भी आएंगे, ठीक है, स्पीसीज के अंदर वेरिएशन भी आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमेट्स उसका एक फादर का गैमेट्स अलग होता है, मदर का गैमेट्स अलग होता है, तो वेरिएशन तो आना ही आना है ना, क्योंकि दोनों मैच करेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर मैं उसकी बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें क्या था, एक पेरेंट था, ठीक है, उसी से बना तो सेम टू सेम बन जाता था, कोई वेरिएशन आता ही नहीं था, ठीक है। अब अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल किस में होता है, ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे कैसे, इट मींस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है फ्यूजन, ठीक है। अलग अलग तरीके हम पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले क्या आता है, फ्यूजन। फ्यूजन आता है, फ्यूजन मतलब टुकड़े में बंटना होता है, ठीक है, एक तरीके से। एक फ्यूजन होता है वो अलग है, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, दो तीन चीजें एक चीज में मिल जाना, और फ्यूजन मतलब होता है अलग हो जाना, टूट के बिखर जाना, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन भी दो तरीके की होती है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी, पहली बाइनरी फ्यूजन और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, दो सेल्स बनते हैं, मतलब एक कोई सेल है, ठीक है, वो टूट के दो सेल्स में बन जाएगा। और अगर मैं मल्टीपल फ्यूजन की बात करूं तो उसमें ढेर सारे सेल्स बनेंगे, एक सेल्स से ढेर सारे सेल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल बात करते हैं तो एमीबा हो गया, ठीक है। और अगर मैं मल्टीपल फ्यूजन की बात करूं तो प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हो ऊपर, ठीक है, कैसे है देख लीजिए। अमीबा का एक सेल था, उससे बंटवारा मतलब टूटा, ठीक है, उसके बाद वो दो सेल्स में बन गया। तो इस तरीके से इसका बाइनरी फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन होता है प्लाज्मोडियम में, उसके टुकड़े हो जाते हैं ढेर सारे और ढेर सारा प्लाज्मोडियम बन जाता है एक सेल से, ठीक है। ये था हमारा पहला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म रहता है ना वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूट जाता है छोटे छोटे पीसीज में, और हर पीस आगे चल के मैच्योर होकर क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, जिसका एग्जांपल है हमारा स्पायरोगायरा, ठीक है। आप देख सकते हो एग्जांपल में, ठीक है, मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन करता है, एक से टूट के दो फ्रेगमेंट्स बनता है। फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है कि टूट टूट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में आना, ठीक है, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब इसका अगर अगला टाइप हम पढ़ें तो वो होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या, मतलब दोबारा से जर्मिनेट होना, एक तरीके से दोबारा से बनना। तो रीजनरेशन की प्रोसेस में हम देखेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो कट हो जाता है, मतलब कट हो जाता है, ब्रोकन इनटू छोटे छोटे पीसेज में कट हो जाता है, ठीक है, कहीं से भी, और उसके बाद वो सारे पार्टिकल्स कट होके एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में नहीं होता, उसमें अलग अलग बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में उसके मतलब टुकड़े टुकड़े हुए, ढेर सारे क्या कहते हैं रीजनरेट हो गया दोबारा से, मतलब कोई भी अंग उसका कटा और वो दोबारा एक ऑर्गेनिज्म में बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके रीजनरेशन के एग्जांपल की बात करूं तो रीजनरेशन बेसिकली प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। इन दोनों में क्या होता है, कट हो गए, आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है, कैसे कट हो रहा है, और एक एक छोटे छोटे पार्टिकल मतलब एक एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में बन रहे, फिर आगे जाके वो ग्रोथ करके एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जा रहे हैं, ठीक है। प्लेनेरिया का भी एग्जांपल दिखा दिया है मैंने और हाइड्रा का भी एग्जांपल मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसके छोटा सा एक बड निकल लेता है, मतलब इसकी अगर कोई बॉडी है ये, ठीक है, उसकी बॉडी में से एक छोटा सा बड निकलेगा और वो धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म में बनने लगेगा और फिर अटैच होकर निकल जाएगा। इसका भी एग्जांपल है हाइड्रा, और वो आगे जाके डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म में बना लेता है, ठीक है। मतलब हाइड्रा है, उसके नीचे से ऐसा बड निकला, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर फिर अलग हो जाएगा। तो ये होता है बडिंग की प्रोसेस। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फिफ्थ जो टाइप होती है वो क्या होती है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है कि कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो नए नए प्लांट्स में बन जाता है, डेवलप इनटू वेजिटेटिव
कैसे उसके जो प्लांट्स के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब दैट मीन्स जो कि आगे डेवलप होकर नए प्लांट बना सके, उस हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें कौन कौन से आ सकते हैं, उसमें रूट्स आ सकता है, स्टेम आ सकती है, लीफ आ सकता है, ठीक है। अगर इन सभी से हम लगा दें, दोबारा से मिट्टी में लगा दें, तो दोबारा एक प्लांट ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बाय रूट की बात करूं, रूट मतलब आप समझ गए ना, जड़ एक तरीके से, तो उसमें क्या होता है, जैसे स्वीट पोटैटो का जड़ हो गया, उसे आप लगा दिया, ठीक है, तो वो दोबारा से एक प्लांट उग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टेम से भी होता है, स्टेम जैसे अदरक हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, तो इन सब के स्टेम को लगाने से दोबारा एक प्लांट उग जाता है। अगर लीफ की बात करूं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती अगर आप जमीन में डाल दो ना, मिट्टी में डाल दो, तो एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, जो कि पहले के टाइम पे बच्चे क्या करते थे, अपनी बुक में रखते थे, फिर निकलता था उसमें रूट्स निकलने लगते थे, फिर वह आगे प्लांट बनने लगता था। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, उसमें ये अगर मान लीजिए उसका लीफ है, तो उसके लीफ से ऐसे साइड से ऐसे बर्ड्स निकलने लगते थे, और ठीक है, और उसमें से जो अटैच हुए रहते थे उसमें जड़ें निकलने लगती थी और नया प्लांट बनने लगता था, ठीक है। तो ये था बाय लीफ था। अब कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी आते हैं क्या कराने के, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराने के। जैसे पहला आता है ग्रिफ्टिंग, ठीक है। ग्रिफ्टिंग में आप मैंगो ले सकते हो। और अगर कटिंग की बात करें तो आप जैसे रोज देख रखा है, रोज का आपने प्लांट देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, रोज लिया आपने, उसकी कोई भी स्टेम थोड़ा सा भी काट के निकाल लो, ठीक है, कटिंग करके, और उसे फिर मिट्टी में लगा दो, तो वो निकल जाता है, नया रोज बन जाता है। और अगर आपको मिक्सिंग करना है, हाइब्रिड बनाना है, जैसे अब रेड कलर का रोज लो और एक पिंक कलर का रोज लो, या फिर व्हाइट कलर का रोज लो और दोनों की स्टेम कट करके एक में अटैच करके और जमीन में लगा दो, तो एक नया फ्लावर का कलर मिक्स निकल जाएगा, ठीक है। ऐसी लेयरिंग का होता है, जैसे जैस्मीन मान सकते हो। अब इसमें ये पांचों टाइप तो थे। उसके बाद एक आता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। आप उनकी टिश्यू भी लेके कल्चर करा के एक नया प्लांट बना सकते हो। कैसे बनाते हैं बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कोई भी प्लांट रहता है उसको थोड़ा सा हिस्सा काट लेते हैं, ठीक है, और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा जाता है। वो जो थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं उससे हम कहते हैं कैलस। वो ऐसी चीज होती है जिससे प्लांट्स उग सकता है अगर हम उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे निकाल के फिर हार्मोनल मीडियम में रखा जाता है, जहां उसे हार्मोन्स मिलते हैं उस तरीके से, और फिर वो ग्रोथ करने लगता है। और ग्रोथ करने के बाद डिफ्रेंशिएट हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है उसके काम बढ़ जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स बढ़ जाते हैं कि आप उनको कुछ सेल्स को ये करना है, कुछ टिश्यू को ये करना है, कुछ टिश्यू को ये करना है, तो ये फिर आगे बढ़ के प्लांट बन जाता है। इट मींस आपको थोड़ा सा कैलस लेना पड़ता है, ठीक है, उससे आप एक प्लांट ग्रोथ करा सकते हो। उससे हम किस में रखते हैं, टिश्यू कल्चर में रखते हैं। एग्जाम्पल के अगर एग्जाम्पल पे हम बात करें कि टिश्यू कल्चर के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है ऑर्नामेंटल प्लांट, वो हो गया, और दूसरे हो गए हमारे ऑर्चिड्स, ठीक है। अब इतना तो हमने बात कर लिया कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। अब बात करेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। बेनिफिट्स भी तो पता होने चाहिए टिश्यू कल्चर के, वरना कोई भी काम हम क्यों करें जिसका बेनिफिट्स ही ना हो। सबका बेनिफिट्स तो हमें पता होना चाहिए ना। तो बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, पहला ये है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे बनाना का प्लांट्स हो गया, रोज का प्लांट हो गया, जैस्मीन का प्लांट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी कैपेसिटी खो देते हैं किस बात की, सीड प्रोड्यूस करने की। तो उनसे भी हम प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाना में केले में आप सीड कहीं देखे हो, नहीं देखे ना, तो ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या इसका है, प्रॉपर्टी। अगर दूसरी इसकी बेनिफिट्स में बात करूं, दूसरी बेनिफिट्स ये है कि जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर ही होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। और तीसरा इसका बेनिफिट्स क्या होता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं हम उसे सीडलेस बना सकते हैं। आप अंगूर खाते हो उसमें सीड्स नहीं होते, बनाना में सीड नहीं होते, ठीक है, तो हम ये बना सकते हैं। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप पढ़ूं तो वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब अगर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे बल्ब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि कवर करे रहते हैं, थिक वॉल की तरह कवर होते हैं। फिर एक ही बार में फटता है वो अंडर, जैसे उसके पास फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, और प्रोड्यूस कर देंगे नए नए ऑर्गेनिज्म। मतलब वो इंतजार करता है कि कब उसका फेवरेबल कंडीशन आए, जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाए जैसे वो फट जाता है और ढेर सारे स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक थिक वॉल होती है, मतलब मोटी वॉल में छिपे होते हैं सारे के सारे, मतलब एक तरीके से प्लांट में मान लेते हैं स्पोर्स बनना, ठीक है। तो एक तरीके से स्पोर फॉर्मेशन